पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में क्या था कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग लाते थे और जब उसको एक साथ ज्वाइन किए थे एक बाउंड्री बना था, जिस बाउंड्री को हम लोग क्या बोले थे? जंक्शन बोले थे। पी टाइप के केस में जो हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो है हमारा होल्स, और एन टाइप के केस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग बाइसिंग ऑफ डायोड, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है बाइसिंग ऑफ डायोड। बाइसिंग ऑफ डायोड यानी डायोड को जो हम लोग बाइसिंग करते हैं उसको दो तरह से बाइसिंग किया जाता है। पहला है फॉरवर्ड बायस और दूसरा है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बायसिंग होता क्या है। बायसिंग जब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को किसी बैटरी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बायसिंग। अब बायसिंग ऑफ डायोड को समझने के लिए अगर हम लोग 3-4 पॉइंट पे अगर डिस्कस कर लेंगे तो पूरा बायसिंग का मतलब हम लोग को समझ में आ जाएगा। बायसिंग ऑफ डायोड में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हम लोग एक एक करके देखेंगे। फॉरवर्ड बायस क्या होता है और रिवर्स बायस क्या होता है। सबसे पहले फॉरवर्ड बायस के केस में हम लोग समझेंगे। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई पीएन जंक्शन डायोड को पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से, यानी पी टाइप को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को सेल के निगेटिव टर्मिनल से अगर कनेक्ट करेंगे तो इस तरह के बायसिंग को हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं, या इसी को हम लोग दूसरा नाम है ट्रू कनेक्शन। ट्रू कनेक्शन का मतलब होता है जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तब जो हमारा ब्लॉक डायग्राम बनता है, यानी जो हमारा ये डायग्राम बना इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस। अब हम लोग अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर ऑब्जर्व करें तो देखिए पीएन जंक्शन डायोड के बाहर, यानी जो बैटरी में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर है प्लस से माइनस की ओर, और पीएन जंक्शन डायोड के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखें तो वो हमारा प्लस से माइनस, इधर से इधर की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ओवरऑल इसमें जो एनर्जी का बात करें तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि 80 कूलम पर जूल है और यहाँ मान लीजिए कि 60 है, तो ओवरऑल जो हमारा बनेगा वो कितना होगा? 80 में 60 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी 20 जूल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपोज इधर बाहर बैटरी का जो डायरेक्शन है वो ये प्लस से माइनस की ओर है, और यहाँ जो डायोड के अंदर डायरेक्शन है वो ये प्लस, यानी डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है, जिसके कारण ओवरऑल जो हमारा रिजल्टेंट जो वोल्टेज है वो कम हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बन रहा है वो डिप्लीशन लेयर छोटा हो जाएगा। जैसे अगर पहले बायसिंग के पहले हम देखें तो हमारा ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, यानी हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से होगा डिप्लीशन लेयर का। लेकिन जब हम इसका रिजल्टेंट का देखें तो ओवरऑल हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी जो ये हमारा डिप्लीशन लेयर है वो छोटा हो जा रहा है। यानी यहाँ से अब अगर मान लीजिए ये हो गया और ये हो गया तो हमारा ये क्या हो जाएगा? डिप्लीशन लेयर। यानी इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस द डिप्लीशन लेयर बिकम्स शॉर्ट। डिप्लीशन लेयर हमारा क्या हो रहा है? छोटा हो जा रहा है। अब ये तो हमारा हुआ इसका ब्लॉक डायग्राम, किसका? फॉरवर्ड बायस का ब्लॉक डायग्राम।
अब अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर देखिए सर्किट डायग्राम के केस में कि ये हमारा डायोड है, डायोड का ये पॉजिटिव P और ये N, इस और ये P जो है प्लस वाला इसको हम लोग एनोड बोलते हैं और जो N है निगेटिव इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा डायोड है इसके अंदर जो वोल्टेज डेवलप होगा इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग एक वोल्ट मीटर इस डायोड के पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं ताकि इसके अंदर जो भी वोल्टेज होगा इसको कौन कंट्रोल करेगा, ये वोल्ट मीटर। और इसी डायोड के अंदर जो करंट होगा उस करंट को कौन कंट्रोल करेगा, यहाँ पे ये आमीटर लगा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि आमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे एक हम लोग RH लगा दिए, RH का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर। इस सर्किट में डायोड के प्लस टर्मिनल से बैटरी का प्लस टर्मिनल कनेक्ट है और डायोड के जो माइनस टर्मिनल है यानी N टाइप है उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं। अगर कभी तो ये फॉरवर्ड बायस है, प्लस को प्लस से माइनस को माइनस से कनेक्ट किए तो ये जो सर्किट डायग्राम हमारा हो गया वो क्या चीज हो गया, फॉरवर्ड बायस का हो गया। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जैसे इसमें हमको फॉरवर्ड बायस के केस में अगर मान लीजिए कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज कितना है, फॉरवर्ड करंट कितना है, तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम वोल्टेज का वैल्यू को 0 रखें तो वोल्टेज का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो करंट भी क्या होगा, इस केस में 0 होगा। वोल्टेज के वैल्यू को 1 रखेंगे तब भी करंट 0 होगा, वोल्टेज के वैल्यू को 2 रखेंगे तब भी करंट 0 होगा, 3 रखेंगे तब भी करंट 0 होगा, 4 रखेंगे तो करंट होगा 1 और 5 रखेंगे तो करंट होगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज 3 वोल्ट तक जो हमारा करंट है वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, यानी फॉरवर्ड करंट हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम फॉरवर्ड वोल्टेज को 4 कर दिए यानी 3 से बढ़ा दिए तब जो हमारा करंट आया उसका कुछ वैल्यू आया, यानी 3 के बाद जैसे जैसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट में कुछ वैल्यू आ रहा है हमारा। इस केस में यही हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है फॉरवर्ड बायस के केस में। अब फॉरवर्ड बायस के केस में जो हमारा जर्मेनियम का वोल्टेज होता है 0.3 और सिलिकॉन का जो वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। ये तो पूरा हो गया हमारा किसके बारे में, फॉरवर्ड बायस के केस में। अब हम लोग देखेंगे रिवर्स बायस के केस में। रिवर्स बायस को हिंदी में फर्स्ट बायस भी कहते हैं। इन द केस ऑफ रिवर्स बायस हमारा जो है रिवर्स बायस के केस में सब चीज सेम रहेगा, बस केवल ब्लॉक डायग्राम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस के केस में ये हमारा रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस के केस में क्या होगा कि पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी इस तरह से अगर हम कनेक्ट कर देंगे तब जो हमारा होगा ये इसको हम लोग कहेंगे रिवर्स बायस। मतलब ये रिवर्स बायस का केस हो गया। यानी इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर से इधर की तरफ। यानी रिवर्स बायस के केस में जो एक्सटर्नल बैटरी के का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस से माइनस की ओर और ये पीएन जंक्शन डायोड के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर से इधर की ओर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रिवर्स बायस के केस में ओवरऑल अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी दोनों में क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है।
यानी इस केस में जो हमारा डिप्लीशन लेयर है वो क्या हो जाएगा, शॉर्टर नहीं बल्कि लार्जर हो जाएगा। यहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप हो रहा है, दोनों जुड़ रहा है। यानी ये 20 है ये 80 है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी दोनों जुड़ रहा है। फिर वैसे ही अगर हम इसका सर्किट डायग्राम का बात करें तो सर्किट डायग्राम में भी कनेक्शन सब चीज सेम रहेगा, बस हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, P को N निगेटिव टर्मिनल से और N को पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद जो यहाँ हमारा करंट है IA, अब ये करंट क्या हो जाएगा, IR, और ये क्या हो जाएगा, VR। ये सर्किट डायग्राम अब इसका हो गया रिवर्स बायस का। इन द केस ऑफ रिवर्स बायस ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। इसमें अब सर्किट डायग्राम रिवर्स बायस का ये हो गया। उसके बाद डिप्लीशन लेयर के बारे में क्या देखें कि रिवर्स बायस के केस में जो डिप्लीशन लेयर है वो लार्जर हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का, तो ये VR हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। डिप्लीशन लेयर रिवर्स बायस के केस में क्या हो जाएगा, VR और IR। यानी यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 है, 4 है तो 1 है, 5 है तो 1 है, 6 है तो 1 है, 7 है तो 10 है, 8 है तो 20 है। इस तरह से अगर हम लोग इसके ऑब्जर्वेशन को बात करें तो 6 है तो 1 है, 7 है तो 10 है, 8 है तो 20 है, 9 है तो 30 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग फॉरवर्ड बायस के केस में क्या देख रहे थे कि जैसे जैसे वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है 3 तक का हमारा करंट में कोई बदलाव नहीं, यानी 3 वोल्ट तक के जो हमारा करंट का वैल्यू है वो 0 है। जैसे हम 4 कर रहे थे, 4 के बाद हमारा करंट में क्या हो रहा था, वैल्यू बढ़ रहा था। लेकिन रिवर्स बायस के केस में देखिए 6 तक 0 पर 0 है, 1 पर 1, 2 पर, यानी 6 तक हमारा करंट सेम है। लेकिन जैसे ही 6 वोल्ट के बाद अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो अचानक से करंट में बढ़ोतरी हो रहा है 10, 20, 30। इसीलिए रिवर्स बायस के केस में जो डिप्लीशन लेयर होता है वो हमारा डिप्लीशन लेयर क्या होता है, बढ़ जाता है रिवर्स बायस के केस में। अब हम लोग अगला टॉपिक जो है वो हम लोग का है रेक्टिफायर। ये हम लोग का बायसिंग ऑफ डायोड था, अब हम लोग का है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के केस में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर के केस में हम लोगों का जो है वो रेक्टिफायर 2 तरह का होता है। रेक्टिफायर 2 तरह का होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है। देखो रेक्टिफायर क्या होता है कि वो सर्किट, जैसे हम लोग अगर बात करें हम लोगों के कॉलेज में या घर में जो हम लोगों का सोर्स वोल्टेज है, यानी जो वोल्टेज हम लोग के घर में या कॉलेज में या ऑफिस में कहीं भी जो वोल्टेज आता है वो हम लोगों का वोल्टेज AC सोर्स का होता है, लेकिन जो हम लोग के घर में वोल्टेज आता है वो AC सोर्स का है। कुछ डिवाइस ये है जो AC सोर्स पे काम नहीं करता, उसको कौन सोर्स चाहिए, DC सोर्स चाहिए। जैसे मोबाइल चार्जर, अगर मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं मोबाइल चार्जर का, तो मोबाइल चार्जर में हमारा जो सोर्स आ रहा है वो AC सोर्स है, मोबाइल चार्जर को चाहिए DC सोर्स। तो मोबाइल चार्जर क्या करेगा, मोबाइल से जब हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो चार्जर के अंदर जो AC सोर्स आ रहा है उसको वो DC सोर्स में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो जो सर्किट
एसी सोर्स को डीसी सोर्स में कन्वर्ट करता है, उसी सर्किट को हम लोग रेक्टिफायर सर्किट कहते हैं। यानी रेक्टिफायर का मतलब हुआ कि द प्रोसेस इन विच एसी सर्किट इज कन्वर्टेड इनटू डीसी सर्किट इज कॉल्ड रेक्टिफायर सर्किट। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये एसी टू डीसी हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच एसी सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू डीसी सोर्स। अब इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर का बात कर रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो हमारा सर्किट डायग्राम होगा वो मान लीजिए ये हमारा डायोड हो गया। डायोड हो गया, डायोड को क्या करते हैं एक्सटर्नल, हम लोग ट्रांसफार्मर से, ये हमारा क्या हो गया एसी सोर्स हो गया 220 वोल्ट और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज का हो गया। उसके बाद इसमें जो है वो ये हमारा लोड रेजिस्टेंस हो गया RL, यहीं से हमारा आउटपुट निकलेगा आउटपुट। ये हमारा इनपुट हो गया, यानी ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये P हो गया, ये N हो गया, ये एनोड हो गया और ये क्या हो गया कैथोड हो गया। इसको हम अगर S1 मान लेते हैं प्लस और इसको S2 मान लेते हैं माइनस। यहाँ पे देखिए जो हम लोग के घर में या ऑफिस में या कॉलेज में जो सोर्स आ रहा है वो सोर्स हम लोग का क्या है एसी सोर्स है जो 220 वोल्ट का है और फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज का है। यहाँ पर हम लोग ये ट्रांसफार्मर लगाया है क्योंकि इस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि डायोड का जो प्लस वाला टर्मिनल है वो इस पॉइंट पर अगर हम लोग मान लीजिए S1 और जो एन टर्मिनल है वो हमारा क्या है माइनस में है, यानी डायोड का P वाला प्लस में और N वाला माइनस में है। इसका मतलब है कि ये जो डायोड है वो हमारा के कौन सा कंडीशन में है फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में हम लोग क्या पढ़े थे कि पीएन जंक्शन डायोड का अगर P टर्मिनल बैटरी के प्लस से और N बैटरी के माइनस से कनेक्ट होगा तब जो हमारा डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा। यानी इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डायोड जो है वो हमारा एक्टिवेशन मोड में है। डायोड हमारा एक्टिवेशन मोड में है। इस तरह से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR, यानी यहाँ से हमको कुछ ना कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में। अब अगर हम इसका सर्किट डायग्राम देखना चाहें, सर्किट डायग्राम इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, जैसे ये हमारा हो गया V इनपुट, यहाँ पे ये एसी सोर्स है, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया। अब जैसे इसका हम आउटपुट इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म देखना चाहें तो देखिए अगर हम 0 से पाई का बात करें, यानी 0 से पाई के बीच में ओमेगा टी, 0 से पाई के बीच में ओमेगा टी यहाँ पे कुछ नहीं है बल्कि थीटा है। अगर ये समझ में आ रहा है तो यहाँ से इसको रिलेट कीजिए, ओमेगा = थीटा बटा टी, तो थीटा = क्या हो जाएगा ओमेगा टी। तो ये 0 से पाई के बीच में है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा S1 जो है वो प्लस है और S2 जो है वो माइनस है, यानी S1 प्लस है यानी P प्लस है, P प्लस है N क्या है माइनस है, यानी ये कौन बायस में हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। अब ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, यानी ये एक्टिवेशन मोड में हो गया, एक्टिवेशन मोड में। अब एक्टिवेशन मोड में हो गया यानी इसका अगर हम आउटपुट वेवफॉर्म बनाना चाहे तो यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। लेकिन अगर हम पोलैरिटी को चेंज कर दिए, यानी S1 को अगर माइनस में ले लिए और S2 को क्या ले लिए प्लस में ले लिए, S1 हमारा माइनस और S2 हमारा प्लस, यानी P हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। मतलब जो डायोड
रिवर्स बायस में हो गया। अब डायोड रिवर्स बायस में हो गया, डायोड हमारा रिवर्स बायस में हो गया, यानी जो हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो आउटपुट वोल्टेज अब नहीं मिलेगा, यानी आउटपुट वोल्टेज हमारा इस केस में अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो भी 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। फिर अगर हम ये 0 हमको कब मिलेगा, जब हमारा साइकिल नेगेटिव होगा तब, क्योंकि हम S1 को क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। अब फिर अगर नेक्स्ट साइकिल की बात करें तो ये प्लस है, ये माइनस है, यानी फिर से हमारा इस तरह से क्या होगा, ऐसे ग्राफ बनने लगेगा। तो ये जो वेवफॉर्म होगा ये हमारा किसका है, V आउटपुट, ये आउटपुट वोल्टेज का ये वेवफॉर्म है, ये माइनस V का है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में मान लीजिए कि अगर हम लोग मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो हमारा रेक्टिफायर लगा हुआ है वो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम क्या देख रहे हैं कि अगला जो पहला प्लस वाला है उसमें तो एक्टिवेशन हो रहा है, यानी आउटपुट हमको मिल रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट वाला माइनस वाला है उसमें आउटपुट नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम तो हमारा बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने के साथ हमारा टाइम बढ़ रहा है लेकिन हमारा बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो रहा। मतलब कि अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं तो हमारा जो चार्जिंग टाइम है वो टाइम क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, चार्ज होने का टाइम जो है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि नेगेटिव साइकिल के केस में यहाँ पर कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब इसको हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, मतलब ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग हाफ वेव के जगह पे फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करेंगे तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जो हमारा आउटपुट मिलेगा, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में मान लीजिए फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग 2 डायोड को यूज करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग 2 डायोड यूज करेंगे, D1, ये P टर्मिनल हो गया, ये N हो गया, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। यहाँ पर भी हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। यहाँ भी हमारा जो है वो इनपुट हो जाएगा, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगा, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगा, ये 220 वोल्ट आ रहा है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक डायोड यहाँ भी लगा देंगे, ये डायोड हो गया। अब यहाँ पे क्या, ये हमारा CT है, यहाँ से क्या करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम लोग लोड रेजिस्टेंस जो है बाहर से लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे इस तरह से, ये हमारा RL हो जाएगा, ये RL हो जाएगा। और आउटपुट हमको यहाँ से मिलेगा, आउटपुट जो है वो यहाँ से मिलेगा, ये P हो गया, ये N हो गया, ये D2 हो गया, ये A हो गया, ये K हो गया, ये D1 हो गया, D1 D2 RL, ये RL हो गया। अब देखिए इस केस में ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, इसमें अगर हम इसको S1 मान लें और इसको क्या मान लें, S2 मान लें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको, ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसको यहाँ पे कनेक्ट नहीं किए हैं। कनेक्ट इसलिए नहीं किए हैं कि अगर हम इस RL को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये अगर फॉरवर्ड बायस में है तो यहाँ तक तो करंट आ जाएगा, लेकिन जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये रिवर्स बायस में होगा, यानी यहाँ तक करंट आ रहा है लेकिन इधर तो करंट नहीं आने देगा, क्योंकि इस पाथ में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। इसीलिए इसको हम लोग एक सेपरेट RL को साइड से ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं। इस केस में फुल वेव रेक्टिफायर, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में हम लोगों का जो ट्रांसफार्मर यूज होता है इसको हम लोग बोलते हैं CT, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। इसका जो वोल्टेज है वो यहाँ पे टैप हो रहा है। इस केस में मान लीजिए कि अगर हम S1 को प्लस रखें और
H2 को माइनस रखें, तो S1 प्लस में है, H2 माइनस में है। इसका मतलब जो हमारा D1 डायोड है वो एक्टिवेशन मोड में है और D2 डायोड जो है वो हमारा डीएक्टिवेशन मोड में है, डीएक्टिवेशन मोड में है। यानी ये D1 डायोड को P को प्लस से N को माइनस से जब कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा एक्टिवेशन मोड में होगा और ये जो डायोड है वो हमारा डीएक्टिवेशन मोड में होगा। इस केस में हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज बनेगा। जैसे अगर हम लोग इसके आउटपुट वेवफॉर्म के बारे में बात करें, ये प्लस है तो यहाँ पर V इनपुट हो गया, इसका अगर आउटपुट बनाया माइनस V, इसका अगर आउटपुट बनाएंगे तो ये हमारा आउटपुट बन जाएगा ऐसे, ये हमारा आउटपुट बन गया। लेकिन अगर 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में बात कर रहा है, अगर हम नेक्स्ट पाई से 2 पाई के बीच में अगर बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर S1 को हम माइनस में ले लिए और S2 को प्लस में ले लिए, तब हमारा D1 डायोड डीएक्टिवेशन मोड में हो जाएगा। D1 जो है वो डीएक्टिवेशन हो जाएगा और D2 जो है वो एक्टिवेशन हो जाएगा। मतलब इससे तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन इससे करंट फ्लो करके ऐसे आके और ट्रांसफार्मर में आ जाएगा। यानी यहाँ से फिर से हमको करंट मिल रहा है, यानी आउटपुट भी मिल रहा है, तो किसी भी ग्राफ ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से ये साइकिल बनेगा। यानी फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जो हमारा आउटपुट बनता है वो कंटिन्यूअस बनता है, यहाँ पे कोई ब्रेकेज नहीं होता है। मतलब जब अगर हम लोग मोबाइल को चार्ज करेंगे जिसमें फुल वेव रेक्टिफायर अगर लगा हुआ है, तब जहां हम लोग को हाफ वेव में 10 मिनट का समय लग रहा था, वही फुल वेव रेक्टिफायर अगर उसमें यूज होगा तब हमारा जो मोबाइल चार्जर है वो 5 मिनट में चार्ज हो जाएगा। यानी चार्जिंग टाइम हमारा क्या हो गया, घट गया। ये फुल वेव रेक्टिफायर यूज करने से ये चार्जिंग टाइम क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी हम लोग का जो मोबाइल चार्जर है वो जल्दी चार्ज हो जाता है इन द कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर। अब अगला टॉपिक है हम लोगों का टाइप्स ऑफ डायोड। टाइप्स ऑफ डायोड में कितने टाइप्स के डायोड होते हैं? टाइप्स ऑफ डायोड में हम लोग को बेसिकली टाइप्स ऑफ डायोड में LED लाइट इमिटिंग डायोड, दूसरा है टनल डायोड, तीसरा है फोटो डायोड, टनल डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, यही सब के बारे में हम लोग को क्या है पढ़ना है। चलिए आज के लिए इतना ही।